नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं सीटेट और विभिन्न टेट जो भी स्टेट के होते हैं उनके लिए बाल मनोविज्ञान, ठीक है ना। यानी पेडागोजी के जो 30 क्वेश्चंस की सीरीज मैंने शुरू की थी उसके तहत आज हम बाल मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप से देखेंगे और साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको बताता चलूंगा, तो वो भी आप अपने हिसाब से देखते जाएं। मोस्ट जो चीजें हैं वो सारी आपको यहाँ क्लियर होती चली जाएंगी, टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। उसके बाद केवल आपको इसको वीडियो को रिवाइज करके बार बार सुनना है और अपने जो भी बुक्स हैं आपके पास उनको भी पढ़ना है, ताकि आपका जो सिस्टम है बहुत अच्छे से बन जाए और आपको जो चीजें पढ़ी हुई हैं वो याद रहने लगे। तो यहाँ शुरू करते हैं बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। एक्चुअल में बालक का जो विकास है वो कब से शुरू होता है और कब तक होता है, ये एक अजीब सी अवस्था हो जाती है। यहाँ विभिन्न विद्वानों के अलग अलग तरीके से मत हैं। किसी विद्वान ने कितनी शाखाएं मानी है, किसी विद्वान ने कितनी अवस्थाएं मानी है, ये सब चीजें अलग अलग तरीके से सामने आती रहती हैं। तो बच्चों के विकास की अवस्था की बात करें तो जिस अवस्था में बच्चों का विकास होता है वो अवस्थाएं पहले हम देख लेते हैं कि बच्चे कौन कौन सी अवस्था में होते हैं, फिर उसके बाद किस अवस्था में जाते हैं और लास्ट जो उसकी अवस्था होती है वो क्या हो जाती है। तो सबसे पहले बात करें तो गर्भावस्था में बच्चा होता है, ये आपको सबको जानकारी होगी, ठीक है ना। तो गर्भावस्था जो होती है वो कब से कहलाती है? बच्चे के विकास की एक अवस्था है ये, ठीक है ना, गर्भावस्था। तो ये कब तक होती है? बच्चे के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म तक, यानी जितने टाइम वो बाउंड में रहता है, वो गर्भ में रहता है, उतने टाइम उसकी अवस्था गर्भ अवस्था कहलाती है। फिर एक समय बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। तो जन्म होते ही जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो वो उसका शिशु काल होता है, उसको शैशव अवस्था भी कहा गया है, जो कि 5 वर्ष तक कहलाती है। 5 वर्ष तक पोलियो का टीका लगता है, ठीक है, यानी कि शैशव अवस्था में लगने वाला टीका कौन सा है? पोलियो का टीका है, जो पूर्ण शैशव अवस्था तक लगता है 5 वर्ष तक। तो बाल्यावस्था, शिशु अवस्था कौन सी हो गई? इसकी 5 वर्ष तक की। फिर होती है इसकी बाल्यावस्था, यानी पहले गर्भावस्था, फिर शैशव अवस्था यानी कि शिशु, फिर वो बन जाता है बालक। तो बालक जिस अवस्था में होता है वो होती है बाल्य अवस्था। वो कब से कब तक होती है? 5 वर्ष तक का तो शैशव, उसके बाद जो शुरू होती है 5 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक, वो होती है उसकी बाल्य अवस्था। तो 12 वर्ष तक का बच्चा क्या कहलाता है? बालक कहलाता है। फिर शुरू हो जाती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को तूफानों और झांझावातों की अवस्था भी कहा है। काफी बड़ा, काफी चर्चित, काफी मोस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो किशोर अवस्था कब से कब तक होती है? 18 साल तक जब बच्चा होता है, 12 से 18, वो उसकी किशोर अवस्था कहलाती है, ठीक है ना। कहीं 13 से 18 भी मिलेगा इस तरह से, जैसे मैंने 5 तक शैशव अवस्था बताई तो कहीं 6 से 12 तक बाल्यावस्था मिलेगी और कहीं 5 से 12 तक। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं तो ये जो आपकी किशोर अवस्था है वो 12 से 18 वर्ष तक की होती है, ठीक है। अब इसके बाद जब बच्चा होता है आगे तो फिर वो युवा अवस्था कहलाती है ना। 18 साल से आगे का बच्चा युवा हो जाता है, वोट देने के लायक हो जाता है वो, ठीक है ना। तो यहाँ उसकी युवा अवस्था हो जाती है 18 साल से 25 साल तक, ठीक है ना। 25 साल तक ही ब्रह्मचारी आश्रम होता था, ठीक है। तो ये जो आश्रम की अवस्था है ये आपकी आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम तक की अवस्थाएं कौन कौन सी होगी? गर्भावस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और युवा अवस्था, ये ब्रह्मचारी आश्रम से जुड़ी हुई अवस्थाएं हैं। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, आपको कंटेंट क्लियर हो गया कि कौन से आश्रम की कौन सी अवस्थाएं हो गई और इनकी एज क्या है। तो यहाँ युवा अवस्था हो गई 18 से 25 साल तक। अब प्रौढ़ अवस्था यानी गृहस्थ आश्रम में आने की अवस्था, तो वो आपके 25 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक की जो अवस्था है वो आपकी प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। राजनीति में जाएंगे तो 55 वर्ष तक की अवस्था युवा अवस्था कहलाती है, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी और मनोविज्ञान के हिसाब से, बाल विकास के हिसाब से प्रौढ़ अवस्था 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की कहलाती है। ये गृहस्थ अवस्था की अवस्था जो है आयु भी है। और फिर है वृद्धावस्था। 55 वर्ष से अंत तक जो भी उसकी अवस्था है वो वृद्ध अवस्था में कहलाती है, यानी कि व्यक्ति जो है वृद्ध होता चला जाता है 55 वर्ष और उससे अधिक की अवस्थाएं, ठीक है। लेकिन मानव विकास का अध्ययन करेंगे तो निम्नलिखित जो है 4 अवस्थाएं हमारे पास यहाँ सामने हैं। इन चारों अवस्थाओं को ही देखना अपने को होता है। तो पहली तो होती है शैशव अवस्था यानी कि शिशुकाल, जो कि 5 वर्ष तक है, कहीं कहीं 6 वर्ष तक भी बताया गया होता है, ठीक है ना। तो शिशुकाल कहीं कहीं 5 वर्ष तक है, कहीं कहीं 6 वर्ष तक है। तो दोनों में से एक ही आएगा, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। फिर भी होता है तो 6 वाला आप देख लें, और भी दिक्कत होती है तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो आप देख लें, ठीक है। तो यहाँ शिशुकाल या शैशव अवस्था 5 या 6 वर्ष तक होती है। दोनों में से कोई सा भी आ जाए, आपको कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। फिर बाल्य अवस्था, ये 5 से आगे या 6 से आगे कितने साल तक? 12 साल तक। किशोर अवस्था 12 वर्ष से या 13 वर्ष से लेकर के आपके 18 वर्ष तक, ठीक है। फिर प्रौढ़ अवस्था, ये आपके 18 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक। ये 4 अवस्थाएं हैं जिनमें हम पढ़ते हैं, क्योंकि
ये एक ऐसा काल है जब व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वृद्धावस्था उससे सीखने के दायरे से बाहर मानी जाती है मनोविज्ञान में, वैसे नहीं मानी जाती है, लेकिन यहां मनोविज्ञान में अध्ययन की दृष्टि से उस अवस्था को यहां बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां 7 में से केवल 4 अवस्थाएं ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं हम शैशव अवस्था की। शिशुकाल कब से है? जन्म से लेकर के कब तक होता है? 5 वर्ष तक। कुछ कुछ विद्वान इसको 6 वर्ष तक मानते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका शैशव अवस्था या शैशव काल। ठीक है ना। इस अवस्था को क्या कहते हैं? एक्चुअल में क्या होता है कि ये वो अवस्था है जब बच्चा जो सीखता है वो बच्चा तब तक सीखता रहता है जब तक उसकी क्षमता पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं होती। ठीक है, तो ये सीखने की स्थिति यहां होती है, तो इसलिए इसको बेस कहते हैं, यानी कि आधारशिला कहते हैं। किसकी? भावी जीवन की। बच्चा आगे क्या बनेगा ये 5 साल में तय हो जाता है करीब करीब कि बच्चा आगे क्या बनेगा। तो इसको क्या कहते हैं अपन? भावी जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है। तो सवाल बन गया आपका, भावी जीवन की आधारशिला बाल विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? शैशव अवस्था को। ठीक है ना। अच्छा, इस अवस्था में जो भी बच्चा व्यवहार करता है वो किस पर आधारित होता है? उसकी मूल प्रवृत्तियों पर, क्योंकि अर्जित प्रवृत्तियां या बाहरी प्रवृत्तियां अभी उस पर नहीं आई हैं। तो उसकी जो भी मूल प्रवृत्ति है उसी का आधार पर व्यवहार करेगा। वो हंसेगा, खेलेगा, हाथ पैर इधर उधर करेगा, ठीक है ना, आंखों को इधर उधर करेगा, टिमटिमाएगा। ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब जो अवस्थाएं हैं, ये उसकी मूल प्रवृत्तियां ही हैं। तो उसका व्यवहार किस पर आधारित होता है? शिशु का मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ठीक है ना, जिसकी वह एक तरह से संतुष्टि चाहता है। ठीक है, वो रोता है, चाहता है उसको गोदी में ले ले। ठीक है ना, इस तरह से। फिर सुख की चाह है ना, इस अवस्था में जो चीजें आती हैं सामने वो क्या है? सुख की चाह उसका एक प्रेरक होता है। बच्चे का क्या होता है? बच्चा एक्चुअली में सबसे स्वार्थी माना गया है, तो उसको क्या स्थिति होनी चाहिए? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो तुरंत रोता है ना, गीले में जैसे आता है वो रोने लग जाता है। ठीक है, तो सुख की चाह उसका एक बहुत अच्छा प्रेरक होती है जो उसको ये सब एक्टिविटीज करने के लिए प्रेरित करती रहती है। ठीक है, और वह हर उस कार्य को करने से बचना चाहता है जिससे उसे कष्ट होता है। जैसे मान लीजिए उसको थोड़ा सा आपने उतार दिया जमीन गर्म है धूप में, तो वो तुरंत रोने लग जाएगा। ठीक है ना, उसको आसपास कोई नहीं दिखा तो वो तुरंत रोने लग जाएगा, इस तरह से। तो वो उसकी जो सबसे बड़ा प्रेरक क्या है बच्चे का? सुख की चाह। ये शैशव अवस्था बता रहा हूं। तो भावी जीवन की आधारशिला कौन सा काल है? शिशुकाल। इसमें सबसे बड़ा प्रेरक क्या है? उसकी सुख की चाह। वह ऐसे हर काम से बचना चाहता है जिसमें उसे थोड़ा सा भी कष्ट होता हो। और इस पर व्यवहार कैसा होता है इस समय शिशु का? उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। अब इसके थोड़े से लक्षण देखते हैं जो सामाजिक लक्षण इसके कहला सकते हैं, या अन्य लक्षण भी इनको हम कह सकते हैं। एक तो जो शिशु काल होता है उसमें आपने देखा होगा बच्चे का विकास काफी तेजी से होता है। तो शिशु काल में बच्चे का विकास काफी तेजी से होता है। ठीक है ना, शारीरिक और बौद्धिक रूप से वह हालांकि अपरिपक्व होता है, शरीर उसका कच्चा होता है अभी। ठीक है ना, लेकिन उसका विकास की जो दर है वो सबसे तेज इस अवस्था में होती है। ठीक है ना, शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से वो अभी अपरिपक्व होता है। शिशु की मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। इसकी अब जो मानसिक क्रियाएं हैं कैसी, जिसका विकास तेजी से हो रहा है? एक तो मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं आप इसकी? ध्यान। ठीक है ना, क्या? ध्यान, यानी कि उसका कंसंट्रेशन अच्छा होता है बच्चे का। ठीक है, दूसरा उसकी स्मृति। ठीक है, तीसरा उसकी कल्पना, उसकी संवेदनाएं, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। इस काल में जो स्मृति बार बार बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, स्थिर नहीं हो पाती है। ठीक है ना, स्थिर नहीं हो पाती है, इसलिए इसका विकास लगातार बहुत तेजी से माना जाता है। शिशु सबसे अधिक और सबसे जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है। आपने देखा होगा बच्चे को सिखाने का एक ही तरीका है, उसको बार बार वो चीज करने के लिए कहा जाता है, फॉलो करने के लिए कहा जाता है। ठीक है ना, तो वो फॉलो से जल्दी सीखता है, यानी कि अनुकरण वो करता है और वो सीखता चला जाता है। कोई जाता है तो उसके साथ वो जाता है, कोई रुक जाता है उसके साथ वो वहीं रुक जाता है, बैठ जाता है। ठीक है ना, उसको गर्दन हिला के सिखाते हैं अपन हाँ ना करना। ठीक है ना, उसको इशारों से कहते हैं भाई आना है जाना है, इस प्रकार। यानी कि वो उन चीजों का अनुकरण करता है जो उससे करवाया जाता है और वो उसी से सीख जाता है। तो ये हुआ आपके शैशव काल की अवस्था। अब हम अगली अवस्था देखेंगे, बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था मैंने बताई थी आपको 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, कहीं कहीं 5 वर्ष से 12 वर्ष तक भी कहलाती है। तो इस अवस्था में मानव विकास का अनोखा काल है ये। आधारशिला कहां रखी जाती है? शिशु काल में, भावी जीवन की। और मानव विकास का अनोखा काल किसे कहा गया है? वो कहा गया है बाल्य अवस्था को, क्योंकि विकास की दृष्टि से थोड़ी सी एक जटिल अवस्था होती है, थोड़ी सी टिपिकल एज होता है ये। ठीक है ना, बाल्य अवस्था। तो इसलिए इसको बाल्य अवस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन इसी तरीके के फ्रेम होंगे। ठीक है ना।
अनोखा काल किसे कहा जाता है? बाल्य अवस्था को। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक परिवर्तन होते हैं। बालक में जितने भी परिवर्तन है सारे इसी अवस्था में होते हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी, नैतिक भी और सामाजिक भी, सारे परिवर्तन इसी अवस्था में हो रहे हैं। ठीक है, अब बाल्यकाल को दो भागों में बांट सकते हो आप, पूर्व बाल्यकाल और बाल्यकाल। ठीक है ना, तो पूर्व बाल्यकाल क्या है कि इसमें बालक तेजी से बढ़ता है, शैशवावस्था के तुरंत बाद का जो काल है। ठीक है ना, उसमें बालक शैशवावस्था में बालक तेजी से बढ़ रहा था और वो क्रम उसका पूर्व बाल्यकाल में भी जारी रहा। इसको इस तरह से समझिए। फिर उत्तर बाल्यकाल या बाल्यकाल, पूर्व बाल्यकाल के बाद की स्थिति उत्तर बाल्यकाल। इस बाल्यकाल में उसका जो विकास होता है वो थोड़ा थोड़ा रुकने लगता है, परिपक्व होने लगता है, स्थायित्व आने लगता है। तो विकास का स्थायित्व कब होता है? पूर्व बाल्यकाल में, उत्तर बाल्यकाल में? तो जवाब होगा उत्तर बाल्यकाल में। ठीक है ना, इस तरह से सवाल आते हैं। अच्छा, अगला सवाल, फ्रायड क्या कहता है? फ्रायड बाल्यावस्था के बारे में क्या कहता है कि बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है। बालक का जो तनाव होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि जब वो अपनी इच्छाओं के लिए बोलने लगता है तो इसलिए उसकी काफी सारी जो टेंशन है वो दूर होने लगती है। तो बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है और वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है। ठीक है, दो चीज होती है, एक तो उसका तनाव कम होता है और दूसरी बात वो बाहर की चीजों को समझने लगता है, लेकिन अभी भी वो जो है मैच्योर नहीं होता, परिपक्व नहीं होता। ये बाल्यकाल की स्थिति है जो कि फ्रायड कहता है। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं हम इसके अलावा? एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है। इसी अवस्था में आप बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, 5 साल से अधिक के बच्चे ही स्कूल में बैठते हैं ना, 5 साल है, 5 साल से अधिक के बच्चे, तो इसको एलिमेंट्री स्कूल एज या प्री स्कूल एज से ऊपर की अवस्था, ठीक है ना, स्कूल एज। तो एलिमेंट्री स्कूल एज की अवस्था क्या है? बाल्य अवस्था कहलाती है। ठीक है ना। अच्छा, इसको स्फूर्ति आयु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फूर्ति आयु, स्मार्ट एज, है ना, या एनर्जेटिक एज। ठीक है ना, वो भी इसको कहा जाता है, या फिर इसे डर्टी एज भी कहा जाता है, क्योंकि बालक की जो स्वार्थपन है वो यहां तक बना रहता है। सामाजिकता को समझता है लेकिन स्वार्थ से वो दूर अभी नहीं हो सकता, यानी क्योंकि वो परिपक्व नहीं है। ठीक है ना, इसलिए बच्चा जिद करता है, रोता है, चीजों को अभी की अभी मंगाने के लिए वो जिद करता है, इस प्रकार की चीजें उसमें होती हैं। तो एलिमेंट्री स्कूल एज किसको कहेंगे? बाल्यावस्था को। ठीक है ना। स्मार्ट एज किसको कहेंगे? ये भी बाल्यावस्था को ही कहेंगे। और डर्टी एज भी किसको कहेंगे, या गंदी अवस्था भी किसको कहेंगे? बाल्यावस्था को ही कहेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा अनोखा काल किसको कहेंगे? ये भी बाल्यावस्था को ही कहेंगे। और ये कब से कब तक होती है? 5 या 6 साल से लेकर के 12 साल तक ये अवस्था होती है। अब बात आती है किशोर अवस्था की। देखो, आपने देखा होगा 13, 18, 20, इस तरह से जो भी लगा होता है, 13, 18, 14, है ना, 18 तक आता है, तो इसलिए इसको टीन एज भी कहा जाता है। टीन एज, टीनेजर्स। ठीक है ना, 13 साल से लेकर के 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, किशोर अवस्था। तो ये समझ में आएगा टीनेज किसको कहते हैं, टीनेजर्स किसको कहते हैं? किशोरों को कहा जाता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये 18 साल तक होती है, 12 साल से या 13 साल से। ठीक है, तो इसलिए इसको टीनेज भी कहा जाता है। स्टेनले हॉल ने तो इसको तूफान और झांझावातों की अवस्था कहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा ना तो यहाँ जवान होता है, यानी ना तो वो युवा होता है, ना ही बालक रह जाता है, वो एक खिचड़ी अवस्था में आ जाता है। उसको क्या लगता है, जो वो कर रहा है वही सही है। जब उसको रोकते हैं तो वो उसका विरोध करता है, उग्र हो जाता है, उसका स्वभाव गुस्सैल हो जाता है, वो सामाजिकता में जाना चाहता है लेकिन उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि उसकी स्वभाव के कारण। तो ऐसे में वो उग्र हो जाता है। तो इसीलिए इसको तूफान और झांझावातों की अवस्था कहा गया है। किसको? किशोर अवस्था को, जो कि टीन एज है 13 to 18। ठीक है ना, कहीं कहीं इसको 12 से लेकर के 18 साल तक भी बताया गया है। अच्छा, पश्चिमी विद्वान जो है इसको टीनेज कहते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, अब अगला सवाल, इस अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। यही वो एज है जब माँ बाप को चाहिए वो बच्चों पर गिद्ध दृष्टि रखें, उन पर बहुत ज्यादा साथ संभाल की जरूरत पड़ती है, उनके साथ बैठना पड़ता है, उनको सब चीजों को समझाना पड़ता है, किसी भी तरीके की चीजों के बारे में उनसे खुलकर बात करने का यही समय होता है। तो सबसे ज्यादा फोकस एज कौन सी कहलाई? वो भी किशोर अवस्था ही कहलाती है। ठीक है ना। अब इस काल में क्या होता है कि यौन दृष्टि से, ठीक है ना, सेक्सुअल जो इसमें दृष्टि है उसके हिसाब से उसमें काफी परिवर्तन होते हैं। जैसे उसकी दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज का भारी हो जाना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, ये सब चीजें जो परिवर्तन आते हैं ये किशोर अवस्था में ही आते हैं। इसलिए वैसे भी कहा जाता है कि इस अवस्था में बच्चों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। आप लिमिट से बाहर करते हैं तो इसमें और भी ज्यादा बच्चे के बिगड़ने की संभावना हो जाती है। यहां काफी सूझबूझ से काम लेने की जरूरत होती है। ठीक है ना। अच्छा,
इस अवस्था में बच्चा चिंता हो जाती है, उसको तनाव हो जाता है, उसको संघर्ष आदि हो जाती है, तो इसलिए वो इन चीज़ों में घिरा रहता है। यानी कि सबसे टेंशन वाली जो एज है ना वो किशोर अवस्था है, और जो टेंशन फ्री एज है वो आपके बाल्य अवस्था है। सवाल इस तरह से भी घुमा फिरा करके पूछ सकता है, ये ध्यान रखना आपको। और देखिए आप इसमें बच्चों में मानसिक लक्षण, मस्तिष्क का जो है लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है, ठीक है ना। क्या मस्तिष्क का जो विकास होता है सभी दिशाओं में, वो इसमें काफी तीव्र गति से होता है, क्योंकि उसके तर्क की क्षमता बढ़ जाती है ना। तर्क की क्षमता बढ़ने से क्या होता है, मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो तर्क जब बढ़ेगा किशोर अवस्था में, तो मस्तिष्क का विकास भी उसी अवस्था में सबसे जल्दी सबसे तेजी से होता है। अच्छा, इसमें बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्तियां, ये बता दिया मैंने आपको। इसमें जो है तर्क तेजी से करता है तो बुद्धि भी इसमें बढ़ती है, ठीक है ना। कल्पना भी बढ़ती है बच्चे की, वो पड़ा पड़ा कल्पना करता है, सोचता है, बैठता बैठा कल्पना करता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, यानी वो उधेड़ बुन की स्थिति में लगा रहता है। तो ये तर्क जो बुद्धि है ये भी इसी अवस्था में उसकी डेवलप हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, समायोजन का अभाव होता है, स्थायित्व का अभाव होता है। उसका कारण यही है कि बच्चा जो करता है, किशोर जो भी करता है, उसको लगता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन उसको जो उससे बड़े होते हैं उसको रोकते हैं, भाई ये गलत है, इसको मत करो, इस तरह से। तो यहां वो समायोजन नहीं बिठा पाता, जिसको जनरेशन गैप कहते हैं ना। तो जनरेशन गैप वाली सबसे बड़ी स्थिति जो है वो यहां फेस करनी पड़ती है किशोर अवस्था में, ठीक है। तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, उसके समायोजन की स्थिति नहीं रहती। तो सबसे ज्यादा समस्यात्मक स्थिति जो आती है बालक के साथ, वो किशोर अवस्था में ही देखने को मिलती है। अच्छा, उसका मन क्या होता है, स्थिर नहीं होता, बार बार उसके मन में विचार आते रहते हैं और कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है। इस कारण वो जो है वातावरण में समायोजन नहीं कर पाता। लर्निंग का जो एज का ये सबसे कठिन फैक्टर कहा जाता है किशोर अवस्था को, ठीक है ना। अब हम देखेंगे प्रौढ़ अवस्था के बारे में। तो ये 18 साल है उसके बाद की अवस्था है, 55 साल तक की अवस्था कहलाती है, ठीक है। 55 साल की अवस्था ये कहलाती है। प्रौढ़ अवस्था के बारे में हम देखेंगे। अगली अवस्था जो है वो प्रौढ़ अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है कि किशोर जब इस अवस्था से निकलता है, 18 वर्ष के बाद जब वो बाहर 19वें वर्ष में आता है, तो उसमें परिपक्वता आती है, उसमें सामाजिकता आती है, वो चीजों को समझने लगता है, कहना मानने लगता है, अपनी दिशा तय करने की स्थिति में आने की कोशिश करता है, ठीक है ना। इसलिए प्रौढ़ अवस्था जो है वो परिपक्वता की अवस्था भी कही जा सकती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला चीज है इसमें क्या है कि इस अवस्था में व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करके, यानी कि 19वें साल में आने के बाद वो अपने दायित्वों के प्रति भी जागरूक होता है। मैंने आपको बता दिया, अपनी जिम्मेदारियों को वो समझने लगता है। यानी कि ये जो आयु है ये टीन एज की समाप्ति इसमें हो जाती है, ठीक है ना। और ये 20s में आने लगता है। टीन टू 20s की जो एज है वो एज काफी परिपक्वता की और काफी समझदारी की स्थिति होती है। तो 4 अवस्थाएं ये मैंने आपको बताई। सबसे पहली शिशु अवस्था, फिर बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था के 2 भाग थे, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। फिर आपकी किशोर अवस्था यानी तूफान झांझावातों की अवस्था। फिर आपकी प्रौढ़ अवस्था, ठीक है ना, यानी टीन टू 20 एज। ये चारों अवस्था में जो भी सवाल बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ बताया। अब इनमें से आपको ये टॉपिक्स अच्छी तरीके से कर लेने हैं क्लियर बुक्स में से। बुक्स के लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से बुक्स देख सकते हैं, या मार्केट में कोई भी किताब आपको अच्छी लगे तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो वो भी आप जरिए कमेंट के पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।